दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल पे। हम लोग हैं दुर्ग स्टेशन में, जो कि लगभग 1891 में बना था। दोस्तों ऐसे बहुत सारी ट्रेनें थी जो कि नागपुर से होके बंगाल की तरफ गुजरती थी। दुर्ग स्टेशन पे स्टॉपेज था उनका, और कुछ इस तरीके का आपको हमारे दुर्ग स्टेशन का टिकट काउंटर सामने की ओर नज़र आएगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्टेशन को साफ सुथरा रखा गया है। बहुत सारे यात्रीगण आपको दोस्तों दिखेंगे अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए। और दोस्तों हमारे जन्मदिन का खूबसूरत लम्हा था, तो हम जा रहे थे भोपाल और वहाँ से हम जाते उज्जैन की ओर। कुछ इस तरीके से ट्रेन का साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा, जिसमें आपको ट्रेन की सारी जानकारी उपलब्ध स्टेशन पे कराई जाती है। ऐसे करके आपको बैठने के लिए एक जगह दिखाई देगी, यहाँ पे आप आराम से बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं और फ़ोन भी अपना चार्जिंग पे लगा सकते हैं। फिर हम जैसे ही दुर्ग स्टेशन के अंदर घुस के उल्टे हाथ की ओर मुड़ते हैं तो हमें सीधा एक्सीलेटर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही सुविधाजनक है उनके लिए जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए। तो कुछ इस तरीके से इस पे बस एक कदम आगे रख के आपको चढ़ना है दोस्तों। उसके बाद ये आपको खुद ही ऊपर की ओर लेके जाएगा और कुछ इस तरीके से आप लोगों को नज़ारा दिखाई देगा इस एक्सीलेटर से जब आप नीचे की ओर देखेंगे। और हम लोग पहुंच जाते हैं दोस्तों ऊपर। तो जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना एक कदम उठाना है और आगे की ओर आपको दोस्तों ऐसे कर कर रखना है, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी इससे उतरने में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मेरे जन्मदिन का शुभ अवसर था और हम जा रहे थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। और हमारी ट्रेन आ रही थी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और हमारी ट्रेन का नाम था समता एक्सप्रेस। कुछ इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। पहचाने नहीं इसका का? वाह रे, तोर गांव में तो रीत होगा। हत रे तहू आगा का बोलो तोरा बता ना। तो हमारे आदरणीय अंकल जी लोग ऐसे जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं नीचे की ओर दोस्तों। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे दुर्ग स्टेशन के जो हमें बहुत सारे फूड उपलब्ध कराते खाने का सामान, वो पैसा गिन रहे थे और बहुत ही खुशी से अपना कार्य कर रहे थे। और हम लोग ट्रेन का अपनी इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, जो कि बस पहुंचने ही वाली है। और हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं अपने सामान के पास, क्योंकि हमारी ट्रेन दोस्तों प्लेटफॉर्म में पहुंच चुकी है। और कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ये आ चुकी है दोस्तों हमारी ट्रेन समता एक्सप्रेस। तो हम लोग इसके अंदर चल चुके हैं दोस्तों। ये ट्रेन दुर्ग से छूट चुकी है और अभी पहुंची है डोंगरगढ़। माता का खूबसूरत सा मंदिर दोस्तों आप लोगों को दिखेगा। और ये रहा गोंदिया स्टेशन दोस्तों। बहुत ही जल्दी से हमने गोंदिया स्टेशन भी पहुंच गया। डोंगरगढ़ के बाद ये ट्रेन सीधा गोंदिया स्टेशन पे पहुंची और कुछ समय यहाँ पे वेट किया। फिर उसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं नागपुर स्टेशन में, जहाँ पे हमारी ट्रेन का होता है इंजन चेंज। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंजन चेंज होता है नागपुर में, जो ट्रेन दिल्ली की दिशा में जाएगी उसका। कुछ इस तरीके से ये भैया अपना कार्य कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ही मेहनतों से भरा कार्य है दोस्तों ये, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है दोस्तों। और ये इंजन खड़ी है, ये इंजन लग रहा है दोस्तों हमारी ट्रेन के पीछे तरफ। नागपुर जंक्शन का खूबसूरत सा आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा। और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद हमारे भैया इस ट्रेन का जो लॉक होता है वो सेट कर लेते हैं, ताकि हमारी ट्रेन इसमें जुड़ सके। तो दोस्तों इस तरीके से यह इंजन इंतज़ार कर रहा है
जल्दी से जल्दी जुड़ने का और हमारे आगे की यात्रा को सुखदमय बनाने का। दोस्तों, अगर ये अच्छे से फिट ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन पीछे छूट जाए, इसलिए इसे बहुत ही संभल के फिट किया जाता है इंजन को बोगी के साथ। खूबसूरत सा चांद दोस्तों नज़र आएगा आपको ब्रिज के साथ हमारे नागपुर स्टेशन से। तो कुछ इस तरीके से सब चीज़ सेट हो गया दोस्तों हमारी बोगी का, और इंजन इस तरीके से आगे बढ़ता है और लग जाता है हमारे बोगी में। फिर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारी ट्रेन रुकी हुई है एक स्टेशन पे, और हम लोग भी देख रहे हैं उतर के कि क्यों रुकी है, क्योंकि सिग्नल नहीं था दोस्तों, और एक ट्रेन आगे से जा रही थी, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ रुकी हुई थी। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ आपको सामने नज़र आएंगी दोस्तों, और खूबसूरत सा सूरज उगने का नज़ारा भी आपको दिखेगा। ऐसा नज़ारा दोस्तों बहुत ही कम ही देखने मिलता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा और बेहद सारा आनंद लिया अपने ट्रेन से। आप लोग भी देख के लुत्फ़ उठाइए दोस्तों। दोस्तों, हमारी ट्रेन की भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जिसे हमने वीडियो पे ऑफ करके रखा है, ज़रूर सुनिए आप। सुबह सुबह दोस्तों हम पहुंच जाते हैं भोपाल जंक्शन में, और यहाँ के स्टेशन का कुछ इस तरीके से सुबह का नज़ारा दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग जल्दी से दोस्तों स्टेशन के बाहर निकलते हैं और वहाँ से डायरेक्ट उज्जैन जाने के लिए बस पकड़ते हैं, जिसका किराया एक आदमी का 300 रुपये होता है भोपाल से उज्जैन तक का, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि एक जन की सीट पे 5 लोगों को बैठाया जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बस पे अगर आप चढ़ते हैं तो। और कुछ इस तरीके से हमारे उज्जैन के रास्ते पे आपको पवन चक्की दिखाई देगी, जो कि बेहद खूबसूरत तरीके से घूम रही है और बिजली की उत्पत्ति कर रही है। तकरीबन दोस्तों हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं सीहोर के खूबसूरत से इस बस स्टैंड पर। यहाँ से उज्जैन की दूरी लगभग आधा घंटा से 45 मिनट होती है, और फिर हम पहुंच जाते हैं महाकाल की नगरी में। उज्जैन के राजा महाकाल के दरबार के मुख्य द्वार के बाहर पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। यहाँ मुख्य मार्केट है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको प्रसाद और बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आएगी, जो कि बाबा के दर्शन करने के लिए बड़े ही दूर दूर से इस जगह पर आए हुए हैं। उज्जैन शहर दोस्तों बहुत ही प्राचीन शहर है हमारे भारत देश और मध्य प्रदेश का। यहाँ के महान सम्राट विक्रमादित्य की राज्य की राजधानी थी उज्जैन, जिसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है दोस्तों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल की इस नगरी में स्थित है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है, और इंदौर से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि है। दोस्तों, आपको यहाँ एक छोटी सी बच्ची बाबा महाकाल का नाम लिखते हुए माथे पर नजर आई। यह लिखने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यह अपनी श्रद्धा और भक्ति से आप जितना पैसा दे दो उतना वो रख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हर कोई अपने माथे पे बाबा का नाम लिखाता है। दोस्तों, आपको माता काली का मंदिर सामने नजर आएगा, जहाँ काफी संख्या में लोग एकजुट हुए थे और माता का आशीर्वाद ले रहे थे, और हमने भी लिया। मध्य प्रदेश का दोस्तों 5वां सबसे बड़ा शहर उज्जैन है, जिसकी नगर निगम की सीमा का क्षेत्रफल लगभग 152 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यह खूबसूरत सा आपको सरोवर नजर आएगा। यहाँ से शाम के वक्त का तो कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है, सूरज डूबते हुए वक्त का बेहद ही खूबसूरत सा।
लेकिन रात को यह नज़ारा और भी ज़्यादा। दोस्तों यह सरोवर महाकाल लोक का खूबसूरत सा सरोवर है, जो कि अभी शाम के टाइम का नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ का दिखेगा। और ये पीछे तरफ से उस सरोवर का नज़ारा है और कुछ इस तरीके का मंदिर आपको नज़र आएगा उस सरोवर के जस्ट बाजू में लगा हुआ एकदम। यहाँ से भी हमने आशीर्वाद लिया बाबा का और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु फूल को अर्पित करके आगे की ओर बढ़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि यह रास्ता दोस्तों शिप्रा नदी की ओर जाने का सीधा रास्ता है। कुछ इस तरीके से इस रास्ते पे एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, जो आपको यह दर्शाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। बेहद सुंदर सा आपको यह नज़ारा दिखेगा हमारे उज्जैन नगरी का। यहाँ पे दोस्तों हाथी भी घूमता हुआ मुझे दिखा, जिस पे मैं बचपन पे घूमा करता था और बेहद ही आनंद लेता था हाथी पे घूमने का। लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो वो दिन गए हाथी पे घूमने के। लेकिन मैंने हाथी को देखा तो मुझे अपना बचपन का वो दिन जल्दी से याद आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तो शिप्रा नदी के किनारे पे कुछ इस तरीके से आपको दृश्य नज़र आएगा। यहाँ पे बाबा जी का गुरुद्वारा भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। माता देवी का मंदिर दोस्तों नज़र आएगा, बेहद खूबसूरत सा। माता का हमने आशीर्वाद लिया और आप लोगों को भी दोस्तों हम आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। दोस्तों हम जल्दी से पहुँच जाते हैं बाबा के इस खूबसूरत मंदिर के पास। बाबा का यह शिवलिंग और नंदी जी यहाँ पे विराजमान है और हम लोग देखते हैं तो यह मंदिर कुछ शिप्रा नदी के अंदर की ओर बना हुआ है। यह जो शिवलिंग है और जस्ट शिप्रा नदी इसके बाजू पे लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ पानी नहीं आ रहा था। और कुछ इस तरीके से शाम का नज़ारा आपको दोस्तों नज़र आएगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो बैठे हुए हैं और बाबा के मंदिर का बहुत सारा आपको शिवलिंग यहाँ पे देखने मिलेगा इस नदी के तट पर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है। खूबसूरत सा और एक मंदिर आप लोग देखोगे दोस्तों यह मंदिर पर श्री राम जी ने खुद ही पूजा की थी, धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान जी की। तो कुछ इस तरीके से यह मंदिर और इसके दर्शन आपको हमने कराया है और इसका साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा। कुछ इस तरीके से बहुत सारे बाबा लोग का यहाँ पे स्थान है, जो कि यहाँ पे रहते हैं। बाबा बहुत ही हंसते हुए मुझे देखकर खुश होते हुए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। तो सेक्टर E4 लिखा होता है इस मंदिर पे, जो कि इस जगह का नाम है। कुछ इस तरीके से मंदिर और बहुत सारा मंदिर हमारे खूबसूरत से शिप्रा नदी के तट पर आप लोगों को दोस्तों नज़र आएगा। और शाम के वक्त दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी आरती होती है। जी हाँ, हम ज़रूर उसका नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे और आपको आशीर्वाद भी दिलाएंगे। वैसे दोस्तों आप जैसे ही इस जगह पे पहुँचेंगे आपको खूबसूरत दृश्य तो दिखाई देगा ही, लेकिन अगर आप एकदम शांति वाली जगह पर जाके बैठ जाते हैं इस नदी के किनारे, तो आपको ढेर सारी मंदिरों की घंटियों की आवाज़ जो कि आपके मन को बेहद भाने लगेगी दोस्तों। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रामेश्वर महादेव के पास, जहां पे श्री राम जी ने खुद ही इस मंदिर के शिवलिंग को स्थापित किया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी हमारे बाहर बैठे हुए हैं। महल जैसा एक किला जैसा आपको नजर आएगा शिप्रा नदी के तट पर, जो कि बेहद ज़्यादा प्राचीन है। ये सारे लोग यहाँ पर बैठकर दोस्तों इस नज़ारे का और इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से त्रिभुवन वंदिता शिप्रा करके आपको इस जगह का नाम दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं और बहुत सारी पूजा होती है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान जी की पूजा चल रही है।
तरीके से दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है पूरा, और शाम के वक्त मंदिरों में दिया जलाया जाता है, लाइट जलाया जाता है। गणेश जी की यहाँ पे आपको मूर्ति दिखेगी बेहद खूबसूरत तरीके से। इस नदी के किनारे का नज़ारा दिखेगा आपको। शाम का दोस्तों लाइट जल चुका है, चारों तरफ रात का अंधेरा होता हुआ और सुबह का उजाला खत्म होता हुआ। फिर इस तरीके से इस मंदिर के तट पर दोस्तों हम सबसे आखिरी में पहुंच जाते हैं चलते हुए, और फिर उसके बाद वापिस पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तैयारी हो रही है दोस्तों शिप्रा नदी पे महाआरती की। तो दोस्तों हम लोग भी महाआरती में शामिल होंगे और आशीर्वाद लेंगे माता शिप्रा का। तो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एकजुट होके लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से माता की आरती शुरुआत हो जाए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप भी आ सकते हैं माता का आशीर्वाद लेने शिप्रा नदी के किनारे, जो कि हर शाम यहाँ पे आपको राजस्थान की फेमस रबड़ी नज़र आएगी, जो कि बेहद ही टेस्टी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएं दोस्तों। कुछ इस तरीके से यह रबड़ी आपको दिखाई जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक एक करके। बेहद ही शानदार इसका टेस्ट था। मैंने तो पहली बार ऐसा रबड़ी ट्राई किया था दोस्तों, मुझे बेहद पसंद आया। बहुत सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही देखने को, लेकिन यहाँ बहुत सारे आपको चीज़ों का भी स्वाद मिलेगा जो कि खाने की है, जैसे कि चने मुर्गे की दुकान, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पे आरती हो रही है उसके पास पे। आरती दोस्तों लगभग 2000 सालों से चली आ रही है। बेहद ही मनमोहक नज़ारा होता है। ढेर सारे श्रद्धालु जुटे होते हैं माता का आरती करने के लिए और हमारी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो हमने भी कुछ इस तरीके से माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, और आप लोगों को भी हम आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे शिप्रा नदी के तट पर इस महाआरती से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।
तरीके से दोस्तों हमने आरती लिया और आरती हो गई समाप्त और हम चले आगे की ओर। तो हम पहुंच जाते हैं इस जगह पे दोस्तों। यहाँ पे आपको जो नदी का पानी है इस दीवार के जितना ऊपर आता है जब यहाँ भरता है तो। लेकिन अभी तो गर्मी का सीज़न है तो पानी कम है, नहीं तो ये सारे मंदिर पानी में डूबे हुए होते हैं। कुछ इस तरीके से भीड़ नज़र आएगा दोस्तों महाकाल जाने वाले रास्ते पे बाबा के मंदिर के। तो सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम लोग भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भारत माता का मंदिर और यह भक्त निवास नज़र आएगा जिसका ऑनलाइन बुकिंग आपको कराना पड़ता है 20 दिन पहले। जहाँ से आप कॉरिडोर देखोगे तो कुछ इस तरीके का महाकाल लोक का दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कलाकृति में मूर्तियाँ स्थापित की गई है और बुजुर्गों के लिए बेहद ही सुविधाजनक बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी उम्र का आदमी आ सकता है और वो बिल्कुल भी महाकाल लोक का लुत्फ और आनंद उठा सकते हैं इस गाड़ी पे घूम के। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से महाकाल लोक का संपूर्ण नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। अब बस बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। यह जो खूबसूरत सा कॉरिडोर आपको नज़र आएगा इसका उद्घाटन हमारे माननीय आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 अक्टूबर को किया था दोस्तों, जिसे हम आज महाकाल लोक के नाम से भी जानते हैं। यह इतना सुंदर है कि देश क्या विदेश से भी लोग इस जगह पे घूमने के लिए पहुंच रहे हैं दोस्तों। वहीं आप काशी विश्वनाथ में भी ऐसा दिखेंगे कॉरिडोर बना हुआ, लेकिन वह 5 हेक्टेयर में फैला। लेकिन वहीं आप महाकाल उज्जैन का अगर
मंदिर का परिसर महाकाल लोक का देखते हैं तो यह 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों, जो कि बेहद ही अद्भुत, आकर्षित और मनमोहित है। आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि यह जो कॉरिडोर है यह रुद्रसागर सरोवर के किनारे पे बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक के किस्से जुड़ी करीबन 200 मूर्तियाँ स्थित है और कई आपको चित्र भी नज़र आएंगे जो बहुत सारे भगवान शिव की कथा से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को उनके सामने एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, उस पर स्कैन करके पढ़ व सुन सकते हैं। यहाँ पे सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरा वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभ में शिव के आनंद तांडव का अंकन भी किया गया है। शिव स्तंभ भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमा मौजूद है दोस्तों। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। ऐसा और कहीं नाइट गार्डन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर हम लोग और भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो खूबसूरत सा यहाँ पे नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। 2016 के सिंहस्थ के समय में यहाँ का जो कार्य है महाकाल लोक को बनाने का वह शुरुआत की गई थी और इसे सबसे शुरुआत में 95 करोड़ की लागत के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन जिसे बढ़ाकर फिर 850 करोड़ किया गया, फिर 351 करोड़ रुपए को और बढ़ाकर 310 करोड़ 22 लाख का और यहाँ भू अर्जन और बाकी अन्य चीज़ों को विस्थापित किया गया। फिर दोस्तों हम और भी आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि पूरे ही जगह को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। रात का समय है, यह खूबसूरत नज़ारा महाकाल लोक का आपको खूबसूरत मूर्तियों के साथ दिखेगा। तो हमने भी स्कैन करके इस साइन बोर्ड से सुना कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है। बहुत सारी भीड़ है दोस्तों, क्योंकि सोमवार का दिन था। भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ और कलाकृति आपको नज़र आएगी और यह सरोवर का दृश्य और भी शानदार और खूबसूरत होता है रात के वक्त का। आप कभी भी अगर घूमने आए तो इस जगह पे शाम के वक्त आएँ और इस जगह का लुत्फ़ उठाएं दोस्तों। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ के बहुत सारी प्रतिमा, मूर्ति और बहुत सारे पेड़ आदि मौजूद हैं और कुछ इस तरीके से सरोवर का नज़ारा दिखेगा दोस्तों, बेहद ही चमचमाता हुआ और मन को मनमोहित करने वाला। यहाँ पे काली माता की मूर्ति नज़र आ रही है दोस्तों और उसके बाद हम देखेंगे तो महर्षि कश्यप की मूर्ति आपको नज़र आएगी, जो कि बेहद ही खूबसूरत व आकर्षित है, जो कि उनके यज्ञ कथा के साथ यहाँ पे प्रदर्शित की गई है और बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसका लाइटिंग का डेकोरेशन व घास से उसे सजाया गया है दोस्तों। ये हमारे महर्षि कश्यप जी की प्रतिमा आपको सामने नजर आ रही है। इस तरीके से दोस्तों आपको स्तंभ नजर आएगा जिसके तीनों ओर आपको महर्षि कश्यप की मूर्ति बैठी हुई दिखाई देगी, जो कि बाबा की मूर्ति के पास ही है। बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा खूबसूरत सा आपको दिखाई देगा यहाँ पे और बेहद सारे ऐसे भी चीज़ दिखाई देंगे जिसे आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो हम चलते हैं इस कॉरिडोर के और भी अंदर दोस्तों, तो हम देखते हैं कि बेहद खूबसूरत सा एक स्थान बना हुआ है जहाँ पे लोग घूम रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई देगा बेहद ही सुंदर सा एक और प्रतिमा। तो ऐसे करके कुल 200 प्रतिमा जैसे कि हमने आपको बताया था। इसी के साथ दोस्तों होता है महाकाल लोक का समाप्त और हम लोग पहुँच जाते हैं इस बाबा की खूबसूरत से मूर्ति के पास। और जब यहाँ से आखिरी में हम निकलते हैं तो निकलते निकलते हम देखते हैं भारत माता की खूबसूरत सी प्रतिमा व मंदिर नज़र आएगी, जिसके सामने एक फव्वारा भी है। तो यहाँ पे हमने रुका और एक क्लिप निकाला आप लोगों के लिए और यहाँ से हम बढ़ गए आगे अपने रूम की ओर।
क्योंकि हमें सुबह जाना था बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम लोग को दिखती है दोस्तों एक भांग की दुकान जो कि काफ़ी सालों पुराने से यहाँ पे स्थापित है। तो यहाँ पे सभी कोई भांग पी रहे थे दोस्तों। तो मेरे दोस्त ने भी ट्राई किया, मैंने ट्राई नहीं किया दोस्तों। कहते हैं लेकिन कि यहाँ का भांग हर किसी को ट्राई करना चाहिए, यानी पी के देखना चाहिए दोस्तों। तो उसने पिया और उसे उसका टेस्ट अजीब टाइप लगा और अच्छा भी लगा। हम पहुँच जाते हैं दोस्तों रूम पे अपने, जो कि 24 घंटों का सिर्फ 1500 रुपये लगता है, क्योंकि हमने बहुत खोजा। उसके बाद हमें ये AC वाला रूम मिला था दोस्तों, जिसका सिर्फ 1500 रुपये 24 घंटे का किराया होता है। और कुछ इस तरीके से हम फिर बढ़ जाते हैं सुबह सुबह उठ के बाबा के दर्शन करने के लिए दोस्तों। तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर। जब आप वहां से लेफ़्ट की ओर मुड़ते हैं तो यह रास्ता आपको दोस्तों सामने पे पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और महाकाल मंदिर के अंदर दोस्तों मोबाइल या कोई भी लैपटॉप, कोई भी चश्मा और भी जो कुछ सामान है वो ले जाना मना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लॉकर की सुविधा है, दुकान वालों से आप बात करके रख सकते हैं, या आप चाहे तो मंदिर के अंदर जाके वहाँ पे लाइन लगा के वहाँ पे अपना मोबाइल और भी बाकी सारी चीज़ें जमा करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉकर पे अपना मोबाइल और बाकी सब सामान रख दिया। कुछ इस तरीके का लॉकर था दोस्तों, और सभी लोग इसी जगह से आना जाना कर रहे थे। तो हमने भी इसी जगह से आया और आगे की ओर बढ़ते गए दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल जमा कराना है। आपको सामने लिखा दिख रहा होगा प्रवेश द्वार करके। कुछ इस तरीके से हमने बाबा का टी का नाम लिखवाया अपने माथे पे, और आगे की ओर हम चल रहे थे अपने बैग को सामने की ओर टांग कर, क्योंकि पीछे अगर टांगते तो हो सकता है कि हमारे सामान की घूमने की संभावना बढ़ जाए। दोस्तों आप लोग सिर्फ अपना मोबाइल यहीं तक ला सकते हैं, इसके आगे आप अपना मोबाइल नहीं ले जा सकते। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल चेक कराना पड़ेगा कि आपने मोबाइल रखा तो नहीं है कहीं अपने पास। और अगर आप मोबाइल या अन्य ऐसी चीज़ें रखते हैं अपने पास जो कि अंदर ले जाना मना है, तो आपको जुर्माना लग सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए नुकसानदायक है दोस्तों। और कभी भी कहीं जाते हैं तो नियम का अवश्य पालन करिए। तो इस तरीके से हम वापस बढ़ जाते हैं अपने मोबाइल को जमा कराने के लिए दोस्तों लॉकर पे। यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं दोस्तों एक दिन पहले आके, भस्म आरती का या और भी जो भी आपको पूजा करानी है उस चीज़ का। यहाँ पे बहुत सारी भोलेनाथ की पूजा होती है। यही वो भैया जिनके यहाँ हमने अपना मोबाइल लॉकर पे रखा था, और काफ़ी अच्छे ये भैया थे। हमारा मोबाइल हमें वापस सेफ मिल गया जैसे ही हम वापस आए। हम दोस्तों फिर पहुंच जाते हैं काल भैरव मंदिर में। यहाँ पे आने के लिए बहुत ही सरल रास्ता है दोस्तों। आप चाहो तो वहाँ से टैक्सी, ऑटो या फिर ई-रिक्शा की मदद से इस जगह पे पहुँच सकते हैं, जो कि वहाँ से बहुत ही पास है दोस्तों। 100 या 200 रुपये लेगा एक आदमी का दोस्तों। अगर आप 2 आदमी हैं तो 200 रुपये। और यहाँ से आपका एंट्री गेट है, यहाँ से आप अंदर जाइए दोस्तों काल भैरव मंदिर के, जो कि कुछ सालों बाद और भी ज़्यादा डेवलप होने वाला है दोस्तों। यानी कि हो सकता है कि अगले साल बहुत ज़्यादा डेवलप हो। तो इस तरीके से हम अंदर पहुँचते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रवेश द्वार आप लोगों को नजर आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी अपने जूते व चप्पल रख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को बहुत सारा धागा बंधा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पे लोगों ने मन्नत मांगी है अपनी और इस जगह पे बांधा है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको यह धागा बंधा हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और हम लोग भी लाइन पे लगे हुए हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए काल भैरव के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने हमारे बाबा जी। चल रहे हैं हम लोग आगे, और हमारे साथ पीछे और भी श्रद्धालु हैं जो कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। यह काल भैरव का मंदिर तांत्रिकों का मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे आम लोग नहीं जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इसे सभी के लिए खोल दिया गया। यहाँ पे बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती थी, और यहाँ पे बाबा को शराब व मांस इत्यादि का सेवन भी कराया जाता था, भोग लगाया जाता था, जिसे वे स्वीकार करते हैं आज भी। अंग्रेज़ों ने
इस शिवलिंग के पास खुदाई करा दी दोस्तों कि आखिर जो यहाँ शराब को भोग लगाए जाते हैं जाता कहाँ है, लेकिन वह भी इसका रहस्य पता नहीं कर पाए। भैरव मंदिर में मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है दोस्तों। कब कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। यहाँ पे रहने वाले पंडित बताते हैं कि भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, वो सदियों से आ रहे हैं और वह ग्रहण भी करते हैं खुशी खुशी। उनके दादाजी भी उन्हें यही बताते आते हैं कि यह मंदिर एक तांत्रिक मंदिर था जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसर पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको मंदिर के बाहर में एक मदिरा शॉप भी नज़र आएगा, जहाँ से आप मदिरा या वाइन खरीद सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मंदिर के बाहर बाबा की सवारी का एक मूर्ति स्थापित किया गया है। बहुत सारे लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं और बाबा को मदिरा का प्रसाद व भोग लगा रहे हैं और बाबा भी इसे बड़े अधिक खुशी ग्रहण करते हैं। यह मंदिर दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यह मंदिर एक लौता मंदिर है जिसे मदिरा चढ़ाया जाता है। और हम निकलते हैं दोस्तों बाहर की ओर प्रसाद चढ़ा के। हमने बाबा जी से आशीर्वाद लिया काल भैरव से और बढ़ चुके थे हम आगे की ओर। यहाँ पे एक हवन कुंड भी है दोस्तों इसी मंदिर के पास पे। इस पे आप लोग जरूर जाइए। और यहाँ पे प्रसाद में जो आपके पास एक लड्डू है वो आपको चढ़ाना है, जैसे यह लोग चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से बहुत लंबी भीड़। और यह स्तंभ दिखाई देगा जिस पे दिया जलाया जाता है रात के वक्त, जिस पे आप भी दिया अपनी तरफ से जलवा सकते हैं। कई लोग इस पे सिक्के चिपकाते हैं। और यहाँ पे तेल लेके आए आप आइए, ताकि उस स्तंभ पे आपके भी नाम से दिया जल सके। और भी बहुत सारे मंदिर इस काल भैरव के प्रांगण में आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने साथ भी चढ़ाया था और हम निकले दोस्तों जस्ट मंदिर के बाहर, तो बेहद ही सुंदर नज़ारा इस मंदिर के बाहर का नजर आएगा। सिपरा नदी के एकदम बाजू में सटा हुआ यह मंदिर दोस्तों बहुत ही अद्भुत व प्राचीन और लोकप्रिय है। हमने दोस्तों यहाँ के भी दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराए और बढ़ चले हम दोस्तों आगे की ओर। आज दोस्तों हमने आपको मदिरा का दुकान दिखाया नहीं था, तो आपको वो भी हम दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने प्रसाद लिया था, भोग लिया था बाबा को चढ़ाने के लिए। और जस्ट यहीं पे मंदिर के सामने पे दोस्तों यह वो मदिरा शॉप है, जहाँ से आप बाबा को भोग लगाने के लिए मदिरा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा।